वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ, उसके कन्वर्जन्स, उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, अब हम प्रॉपर जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारे हम बेसिक पढ़ चुके हैं सारी की सारी। अब हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन क्या है, पहले हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ कहता था एनर्जी नादर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म। यानी कि इसका मतलब ये था कि जो फर्स्ट लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ किसकी बात कर रहा था, एनर्जी की बात कर रहा था। भाई हमने बोला था एनर्जी नादर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय चेंज वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, यानी कि इसका मतलब है कि जितनी हम हीट दे रहे हैं उतना वर्डन में कन्वर्ट हो जा रहा है, या जितना हम वर्क दे रहे हैं उतना हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है बाय द फर्स्ट लॉ। ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया था, हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके बेसिक में जो पढ़ रहे हैं हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए अब हम आगे चलते हैं, डिटेल में चलते हैं सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी बेटा समय के साथ ना बदले, तो वो कहलाता है स्टडी फ्लो प्रोसेस। यानी कि लिखेंगे डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ मेरी कोई प्रॉपर्टी ना बदले। जो भी आपको प्रॉपर्टी याद है, जैसे डेल्टा पी अपॉन जो टी है वो क्या है, टी मतलब मेरा टाइम है, पी प्रेशर है। ऐसे ही डेल्टा टी टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉपर्टी पता हो आप लिख दो। समय के साथ कैसा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर इतनी सी हुई। जो भी आपको पता हो वो सारी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि डी डब्ल्यू डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी डेल्टा टी को जो भी प्रॉपर्टी है, कुछ करना नहीं है, लिख दिया डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ मेरी कोई प्रॉपर्टी ना बदले, तो वो क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लो प्रोसेस। थोड़ी लिए हम जान लेते हैं कि एक अनस्टडी अनस्टडी या एक होता है अनस्टडी या होता है ट्रांजिएंट या ट्रांजिएंट एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब है चेंज प्रॉपर्टी चेंज प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रही हैं, टाइम के साथ हो रही हैं, मतलब समय के साथ प्रॉपर्टी आपकी बदल रही है। जैसे मैंने बोला कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अब ये 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ उसका चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी में, जो भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चेंज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बोलेंगे हम अनस्टडी या ट्रांजिएंट एनर्जी। या कह सकते हैं अगर थोड़ी भाषा में समझें कि जो भी चीज बाउंड्री अक्रॉस द बाउंड्री जाएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिएंट एनर्जी कहलाएगी। या तो वो हीट में हो या वो वर्क में हो, किसी एक फॉर्म में हो। ठीक है भाई, यहां से यहां अब जब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डेल्टा यू अगर इंटरनल एनर्जी है, अगर बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री से बाहर जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, ऑनेस्टली भाई प्रॉपर्टी बदली हुई, समय बदलेगा, जब प्रॉपर्टी बदलेगी समय बदलेगा, यानी कि वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिएंट एनर्जी कहलाएगी या अनस्टडी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे फ्लो प्रोसेस की। तो फ्लो प्रोसेस में जैसे अभी हमने दोनों बात की, स्टडी अनस्टडी दोनों की बात कर ली। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आपका स्टडी फ्लो है, फॉर द एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, गेट ने और यस ने पूछा हुआ है क्वेश्चन
ठीक है, मेरे पास कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, जनरली मैंने बोल दिया कि कंट्रोल वॉल्यूम है, इसका ये इन हो गया, इसका ये आउट हो गया, ये इन है, ये आउट सेक्शन है। ठीक है, अब यहां से जो कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इन कर रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मैंने टेम्परेचर की बात कर लेता हूं, टेम्परेचर था स्मॉल टी था, ये मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर। अब जब अंदर फ्लो करेगा तो भाई कहीं पर 200 हो सकता है, कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है, कहीं पर 150 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन जितना हो रहा है 300 डिग्री इन हुआ तो 300 मेरा आउट भी होगा, क्योंकि हाइट बदलेगी तो मेरा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बदलेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, जिसको सीवी बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। इन 300 हुआ तो आउट भी मेरा 300 होगा। बेटा एसएससी ने इसको 2 बार पूछा क्वेश्चन, तो इसका मतलब है द फ्लो प्रोसेस इज सेड टू बी, फ्लो हो रहा है, इन और आउट हो रहा है, फ्लो प्रोसेस सेड टू बी व्हेन द फ्लूइड पैरामीटर, पैरामीटर मतलब प्रॉपर्टी, एट एनी पॉइंट द कंट्रोल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि ये तो भाई रिजिड है ना पूरा का पूरा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये समय के साथ बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इसका वॉल्यूम जो है वो समय के साथ कैसा है, कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है, जब इतनी बात बोल दी तो इसका मतलब हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, किसके साथ, समय के साथ, वो चेंज नहीं हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एसएससी जेई लिख सकते हो, गेट ने भी पूछा हुआ है, आईईएस ने भी पूछा हुआ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, द फ्लूइड प्रॉपर्टी विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, फ्लूइड प्रॉपर्टी ये जो अंदर है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम में बी चेंज, यहां अंदर तो चेंज हो सकता है विद द पोजीशन, ये अंदर तो चेंज हो सकती है, मतलब कहीं 200 लिखा हुआ है, कहीं 100 लिखा हुआ है, कहीं 150 लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पर 299 भी हो सकता है। ठीक है, तो अंदर तो बदल सकता है बट नॉट विद टाइम, लेकिन समय के साथ इन और आउट पे नहीं बदलेगा, तो वो क्या कहलाता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस कहलाता है। इतनी बेटा बात, किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आया हो तो बोलो। चलिए अब हम आगे चलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की तरफ। चलिए, ये तो सबने नोट कर लिया होगा, एनर्जी बैलेंस जिसको बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेटा, अब हम बार को बोलेंगे शॉर्ट में SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बार बार मैं इस शब्द का यूज करूंगा, SFEE। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम है, जैसे अभी बात की, ठीक है, यहां से कोई फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज फ्लो कर रही है, यानी कि कोई फ्लूइड जो है वो इन कर रहा है, यहां पर क्या लगी है, शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है, शाफ्ट लगी हुई है। तो जब कोई इन कर रहा है तो हमने पढ़ चुके हैं अजम्पशन फॉर बर्डन के, किसी चीज को चलाने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है। मेरे पास इसके अंदर प्रोपेलर लगे होंगे, इन प्रोपेलर को चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वाटर का फ्लो देना पड़ेगा, मतलब बर्डन करना पड़ेगा, यानी कि W क्या था, PdV। ठीक है, क्या था, PdV। लेकिन हम क्या हो रहा है कि मेरा वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो P1 V1 और डेल्टा M1। ठीक है, डेल्टा M1। अगर मैं बात लिखता हूं तो ये जो ये लिखा था वो किलो जूल पर केजी में लिखा था, मैंने मास मल्टीप्लाई कर लिया, तो P1 V1 डेल्टा M1, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, शाफ्ट घूमेगी, WX शाफ्ट और प्रोड्यूस हो जाएगा और आपका फ्लो आउटलेट में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, W इजिकल टू P2 V2 और डेल्टा M2।
तो डब्लू नेट जो कितना आया, डब्लू नेट जो था कितना हुआ भाई, ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक में ओनली शाफ्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, माइनस P1 V1 डेल्टा M1 प्लस एक शाफ्ट वर्क प्लस दूसरा हो गया P2 V2 डेल्टा M2। ये टोटल वर्क डन हो गया किसी टरबाइन को या किसी गैजेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो लिखा है फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर भी टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल वर्क एंड फ्लो वर्क। तो हमें क्या मतलब है, एक्सटर्नल वर्क से मतलब है जो हम शाफ्ट चला रहे हैं, हमें टरबाइन जो चला रहे हैं हमें उससे मतलब रहेगा, बाकी हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमको पता था बाय द फर्स्ट लॉ, एक छोटा सा डेरिवेशन है, बाय द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, यही तो निकल के आया था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। डेल्टा क्यू डेल्टा ई सॉरी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस डी डब्ल्यू। ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी का सम था, U2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ये 1 और प्लस डी डब्ल्यू। अगर ये बेटा बात समझ में ना आई हो तो जो एनर्जी थी वो 3 का सम था, हमने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट करके इंटरनल एनर्जी ले ली थी, ठीक है। अब डेल्टा क्यू इसको ले सकते हैं हाफ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और प्लस इंटरनल एनर्जी 2 की बात कर दी, माइनस mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर और प्लस u। ये किस पॉइंट, ही पहले वाले पॉइंट की हो गई। w नेट मेरा किसका कितना निकल के आया था, P1 V1 डेल्टा M1 प्लस WX प्लस P2 V2 डेल्टा M2। अब जो यहाँ लिखा है इसको डेल्टा M लिख सकते हो, क्योंकि हम छोटा बहुत छोटा लेके चल रहे हैं इसीलिए डेल्टा M लिख सकते हो इसको, ठीक है। मैंने समझाने के लिए बता दिया, इसको डेल्टा M लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई, किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक बोलिए, किसी को ये पॉइंट में दिक्कत हो। और ये जो U है यहाँ पर भी डेल्टा M मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सबके साथ हमने मास मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है, चलो अब हम क्या करेंगे, जितने भी माइनस वाले हैं सब इधर ले आओ। डेल्टा क्यू, ये वाली वैल्यू पूरी माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी, ये वाली आके इधर प्लस हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, प्लस डेल्टा M1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा H1 प्लस, इसको एक साथ लिख लो U1 प्लस V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये डेल्टा M1 निकल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बाकी सारी चीज़ें इधर ही रहने दो, और साथ में ये भी तो उठ के आएगा प्लस P1 V1, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, इसको एक साथ लिखो, P1 V1, ठीक है। इसको इधर लिख दो, बाकी क्या बचेगा, अच्छा थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, मैं इसको आगे वाली स्लाइड पे कर देता हूँ। डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा M1, यहाँ निकल के आ जाएगा बेटा H1 प्लस U1, H1 प्लस U1 प्लस V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस P1 V1, इतना ही तो निकल के आएगा। सारी वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। बाकी ये वैल्यू इधर ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने निकाला
डेल्टा M2 कॉमन ले लिया, यहाँ निकल के आएगा H2 प्लस U2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस P2 V2 और प्लस DWX, ऐसा ही रहेगा। चलिए बात करते हैं। हमको पता था यहाँ एंथैल्पी तो नहीं होगी mgh। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इसको, ये हाइट है ये, इसको कुछ और ले लो बेटा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। इसको z मान लो सबसे अच्छा। हाइट को ना, h को मैं z मान ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाएगी क्योंकि हमें एंथैल्पी फॉर्म में लिख रहा है। तो इसको z1 मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ये जो ना ये z कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ इसको इतना समझ लीजिए, z कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये बात क्लियर हो गई। हमको एंथैल्पी पता थी। एंथैल्पी क्या थी? u प्लस pv, यही फॉर्मूला था। तो इसको एक साथ लिख लीजिए। तो मैं इसको Z1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको Z1 बोल दीजिए बेटा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी दोनों एक ही सिंबल से नोट हो जाएंगी, ठीक है। तो डेल्टा Q प्लस डेल्टा M1, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा? H1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस Z1 और साथ में G भी चल रहा था, MGH भी रहेगा साथ में Z1G, ठीक है। ये वाली क्लियर हो गई। उसके बाद डेल्टा M2 H2 प्लस V2 स्क्वायर, और ये 2 भी चल रहा है हाफ MB स्क्वायर का, प्लस Z2G प्लस DW। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई बेटा, ये स्टडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन निकल के आई इन सिंगल फ्लो में। ये जो इक्वेशन है इसका याद रखना है, सारे के सारे डेरिवेशंस इसी बेसिस पे चलेंगे सारे के सारे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो इसको लिख देते हैं DW, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? चलो इसी को बोलेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में तो बोलिए। अगर क्वेश्चन जब करना है तो हम बोल देंगे डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 बराबर डेल्टा M। एक सिंगल फ्लो स्ट्रीम लाइन बोल रहे हैं तो सिंगल में बोल देंगे, और ये इक्वेशन सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो कंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो, ठीक है, स्टडी हो, वन डायमेंशनल, टू, सभी के लिए वैलिड है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो सभी प्रोसेस के लिए, ऑल प्रोसेस वैलिड। मैं लिख देता हूं, चलो, दिस इक्वेशन ऑल प्रोसेस वैलिड, सभी के लिए, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, स्टडी, अनस्टडी, सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतना नोट कर लीजिए बेटा, यहां तक इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके आगे बेटा ध्यान रखिएगा, यहां से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं इसके, और एप्लीकेशन SSC छोड़िए, गेट, ये सब पूछता है और शॉर्टकट में पूछता है सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट है हमारा नोजल। पहला पॉइंट है हमारा नोजल। भैया नोजल कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है, ओनली फॉर वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इसमें कोई रोटरी, मैं लिख देता हूं नो रोटरी पार्ट। दूसरा, नो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, कोई पार्ट होता ही नहीं है। तीसरा, ओनली वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, बस, और कुछ नहीं होता है। घर में जो इंजन होगा, जनरेटर होगा, आपने देखा होगा नोजल लगी होती है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया, कर दो बेटा, इसको क्या किया, इंसुलेट कर दिया, और हाइट जो है इसका सेंटर से इसको Z1 बोल दिया, इसको
Z2 बोल दिया। मेरी बात क्लियर हुई? पहले तो इंसुलेट कर दिया, ठीक है, और हाइट सेंटर से बराबर बराबर मान ली, ठीक है। पहली बात, नोजल का मीनिंग क्या है? नोजल का इंपॉर्टेंट काम है प्रेशर को डिक्रीज करना, वेलोसिटी को बढ़ाना। ये इसका टेक्निकली टर्म है, प्रेशर को घटाना और वेलोसिटी को बढ़ाना। इसके अलावा मेरी नोजल कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। यूज करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। चलिए, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा M1 H1, या हमने Z1 लिया था ना, तो Z1 कर लो इसको, ये H1 ही कर लो, H1 प्लस V1 स्क्वायर प्लस यहाँ कर लो Z1G, ठीक है, बराबर डेल्टा M2 यहाँ निकाल लो, जैसे हमने निकाला था, क्वेश्चन लिखी थी, क्या था? H2 प्लस V2 स्क्वायर प्लस Z2G और प्लस DW, ठीक है। हमने बोला बेटा कोई भी इसके अंदर रोटरी पार्ट नहीं है। जब बेटा रोटरी पार्ट नहीं है तो मेरा वर्डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेट है तो डेल्टा क्यू भी मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। हमने बोला कोई भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हमने बोला काइनेटिक एनर्जी, चलो ऐसा कर लो, इसको सारा 0 मत करो। देखो यहां से जब वेलोसिटी बढ़ाएगी, यानी कि V1 मेरा कहा क्या होगा? वो 0 होगा, और V2 जो है वो मैक्सिमम रहा होगा। इसका तो मतलब यही है कि अगर मैंने वेलोसिटी यहां से बढ़ना शुरू हुई तो इसका मतलब यहां पे 0 होगी, उसके बाद यहाँ मैक्सिमम होगी, यानी कि V2 बचा होगा, ठीक है। और डेल्टा M को 1 बोल दो, डेल्टा M को थोड़ी देर के लिए 1 बोल दो, ठीक है। क्या बचा मेरे पास? H1, V1 खत्म हो गया, और Z1 सेम हाइट पर है, तो Z1 बराबर Z2, खत्म हुई कहानी। क्या बचा? H1 बराबर क्या बचा? H2 प्लस, और ये 2 भी तो चल रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं भूल जा रहा हूं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन बचकर आई, H1 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 H1 माइनस H2। इससे ये समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एंथैल्पी क्या हो रही है? घट रही है। देखो भाई, मैंने V2 लिया, इसका मतलब ये हो गया मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, लेकिन मेरी एंथैल्पी डिक्रीज हो गई। भाई H1 माइनस H2, इसका मतलब एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरिया जो है वो घट रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है? देखो यहां से एरिया बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। देखो भाई जाहिर सा दिख रहा है सामने, ये घटता हो जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जो फ्लो कहलाएगा मेरा, फ्लो कहलाएगा वो सबसोनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्लो मेरा सबसोनिक फ्लो कहलाएगा। तो एसएससी ने जो पूछा था मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या क्या पूछा था? एक तो ये वाली बात पूछी थी, और एक ये वाली बात पूछी है, ये वाली बात पूछी है। और ये तो टेक्निकली टर्म अंडरस्टूड है कि ये टेक्निकल टर्म आपको याद रखना ही रखना है कि जो नोजल है उसका काम क्या है? प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना, ठीक है। एरिया घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब फ्लो कैसा होगा? वो सबसोनिक होगा। जब हमने एसएफई का यूज किया तो इसका मतलब V2 टू H1 माइनस H2, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एंथैल्पी मेरी घट रही है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, दूसरा पॉइंट है मेरा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जस्ट इसका अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट होगा। लेकिन वही हमने क्या कर रखा है? इसको इंसुलेट कर रखा है।
ये मेरा डिफ्यूज़र है और इसको इंसुलेट कर रखा है, ठीक है। चलिए, इसका भी काम क्या है, टेक्निकली टर्म जो है, वेलोसिटी को घटाना, प्रेशर को बढ़ाना। जब हमने यूज किया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये आपको हर बार लिखना है, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। चलिए, अब इक्वेशन लगा लीजिए, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा m1 h1 प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस z1g इक्वल्स टू डेल्टा m2 h2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस z2g प्लस wx। यही था मेरे पास। देखिए बेटा, इसमें भी कोई रोटरी पार्ट नहीं है, कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं है, डायरेक्टली जीरो। एक समझ ली, बाकी सब में ऐसा ही होना है, ठीक है। इंसुलेट कर गए, ये भी जीरो। हमने बोला डेल्टा m1 बराबर डेल्टा m2, मास मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। हाइट कैसा है, बराबर है। यहां पर वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब v2 मेरा अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, जीरो। खत्म हो गई वेलोसिटी, ठीक है। क्या बचेगा यहां पर बचेगा मेरा h1 प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और क्या बचा, h2। v अंडर रूट, डायरेक्टली लिख दूं मैं, h2 माइनस h1, और ये मल्टीप्लाई इसके साथ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट जा रही है, लेकिन मेरी एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, घट जा रही है, एंथैल्पी मेरा बढ़ जा रही है। अब यहां देखो बेटा, एरिया मेरा बढ़ रहा है, एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लो कहलाएगा, फ्लो इज सुपरसोनिक। ये डिटेल में पढ़ेंगे, सब सोनिक सुपरसोनिक क्या होता है, किसकी वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, ये मेरा दूसरा पॉइंट था, डिफ्यूजर, ठीक है। और सब में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस पे भी लिख लीजिएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है सब में। वैसे ही बोल रहे हैं एडियाबेटिक है, क्यू जीरो करके चल रहे हैं। तीसरा है मेरा टरबाइन। अब टरबाइन में क्या हो रहा है, जो मेरी टरबाइन है वो कुछ ऐसे बनाई जाती है। अब इसमें तो होगा भाई, ये कैसा डिफ्यूजर से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई है, तो इससे कुछ ना कुछ वर्क मुझे मिल रहा होगा। यानी कि जब मैं शाफ्ट का ऐसा डायग्राम बनाता हूं, तो इसका मतलब, डायग्राम बनाने का मतलब है कि मेरा एरिया एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे भी मेरी टरबाइन, सॉरी, एंट्रोपी कांस्टेंट रही होगी, और इसको भी मैं इंसुलेट करके चलूंगा। मैंने बाहर इंसुलेटर लगा दिया है ताकि मेरी हीट अंदर की अंदर, बाहर की बाहर रहे, डिस्टर्बेंस ना हो मेरा हीट का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टरबाइन क्या कर रही है, लिख लेना चाहो तो, पावर जनरेट कर रही है, या फिर कह सकते हो, या एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या कर रही है, पावर जनरेट कर रही है या एक्सपेंशन प्रोसेस कर रही है, एक ही बात है, ठीक है। यूज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर बेटा जिसको ये बैलेंस करना नहीं आई, ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, अगर जिसको ये बैलेंस करना नहीं आई, उसको समझ लो थर्मल में कुछ नहीं आने वाला। सबसे सिंपल, सबसे थकी हुई इक्वेशन, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा m1 h1 प्लस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस z1g डेल्टा m2 h2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस z2g और प्लस wx। अब यहाँ w तो जीरो नहीं होगा,
लेकिन मेरा जो हीट है वो ज़रूर जीरो हो जाएगी। तो हमने बोला कि इंसुलेट है ज़ीरो, हमने बोला डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 यानी कि 1, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। ये क्या है, और हाइट Z1 बराबर Z2, दोनों सेम हाइट पर रखी हुई है, थोड़ी देर के लिए बोल दिया। तो मेरे पास क्या वैल्यू बची, एक तो H1 बचा बराबर एक H2 बचा प्लस WX बचा यानी कि वर्डन, ठीक है। तो WX कितना निकल गया, H1 माइनस H2। और यही एसएससी ने आपसे पूछा हुआ है कि टरबाइन में एंथैल्पी कितनी होती है। तो टरबाइन में जब एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी घटती है। चलो तो लिख लेना, एंथैल्पी, या सिंपल लिख लो, हटाओ उसको, एंथैल्पी डिक्रीज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। अच्छा ये बात ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस में एंथैल्पी घट रही है। देखो क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। जब एंथैल्पी घट रही है तो इसका मतलब मेरा टेम्परेचर भी तो घट रहा होगा। जब टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्यों घट रहा है, क्योंकि मेरा एरिया बढ़ रहा है। एरिया का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब भैया वॉल्यूम छोटे एरिया से बड़े एरिया को चले जाओगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो आपका टेम्परेचर जाहिर सी बात है घट जाएगा। जब टेम्परेचर घट गया तो इसका मतलब एंथैल्पी आके ऑटोमेटिक घट जाएगी, क्योंकि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आपको ये वाली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए तीसरा है, ये कौन सा पॉइंट था, चौथा। चौथा पॉइंट है कंप्रेसर। और कंप्रेसर जस्ट इसका अपोजिट होता है कुछ इस तरीके से, टरबाइन का जस्ट अपोजिट। इसको भी हमने इंसुलेट कर रखा है, ठीक है। सारी चीजें वैसे की वैसी रहेंगी, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, WX वर्क डन देना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हुई। इसको क्या देना पड़ेगा, और सब में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दो एंट्रोपी कांस्टेंट। तो वर्क इन हो रहा है, सारी प्रोसेस वही रहेंगे, तो बस इसमें इतना सा चेंज हो जाएगा, H1 जो था और H2 और माइनस WX हो जाएगा, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, टेकन एज नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ जाएगा WX H2 माइनस H1। इसका मतलब है कि जब मैं किसी चीज को बड़े एरिया से छोटी को घटा रहा हूं, मतलब एरिया डिक्रीज कर रहा हूं, वॉल्यूम में घटा रहा हूं, तो मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेरी एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर एरिया डिक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से मेरी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। और पहली बात करते हैं, एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। एसएफई यहां पे भी यूज करेंगे, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, एसएफई आप यहां पर भी यूज करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद है हीट एक्सचेंजर। बेटा हीट एक्सचेंजर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रकार नहीं पढ़ने, हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक हीटिंग करता है, एक कूलिंग करता है। चाहे वो आपका फ्रिज का एवोपरेटर हो या आपका घर का कूलर हो, ठीक है, या कूलिंग कर रहा हो या वो हीटिंग कर रहा हो, ठीक है, हम उसको हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। और जब भी हीट एक्सचेंजर की बात आएगी बेटा ध्यान रखिएगा, वहां प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज। हीट एक्सचेंजर या तो वो, मैं एक लिख देता हूं, या तो वो उसको हीट सप्लाई कर रहे होंगे या फिर दूसरा हीट वहां से जा रही होगी। दो तरीके होंगे, या तो हीटिंग हो रहा होगा या कूलिंग हो रहा होगा। ये लिख लो चाहो तो, हीटिंग है या कूलिंग है, ठीक है। अब हीटिंग कूलिंग में सारे टाइप आ जाते हैं, चाहे इवेपोरेटर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखो सारी चीजें जीरो होंगी, इसको अब मैं बता रहा हूं कि एसएफई कैसे शॉर्ट में लगाएंगे। ये H1 ये H2, ठीक है। जैसे हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं सारी चीजें जीरो कर देंगे, लेकिन यहां पर H1 इन हो रहा है प्लस Q इन हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है H2, यानी कि Q क्या हो गया H2 माइनस H1। यानी कि जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरी एंथैल्पी बढ़ जा रही है,
यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, आप सारा सारा प्रोसेस लिखेंगे, जैसे एसएफई लिखेंगे, बाकी सारी चीजों जीरो करेंगे। ठीक है, जो जो चीज यहां नहीं है वो सब जीरो हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन अब एसएफई लगा क्या रहा है, देखो H1 इन आ जा रहा है, Q इन हो रहा है बराबर H2 आउट हो रहा है। ये एनर्जी बैलेंस करने का तरीका है, H1 Q1 बराबर H2। ठीक है, ऐसे ही हीट आती पॉजिटिव है, जाती निगेटिव है। तो देखो H1 इन हो रहा है बराबर बाहर क्या जा रहा है Q, और बाहर क्या जा रहा है H2। मेरी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? चलो अब इसको वहीं रहने दीजिए, Q ये इधर ले आओ, H1 माइनस H2। भाई कूलिंग हो रही है तो कूलिंग में टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। जब कूलिंग में टेम्परेचर घटेगा तो इसका मतलब एंथैल्पी भी तो घटेगी। एक हीटिंग का हो गया, एक कूलिंग का हो गया। ये लगाने का तरीका है, ऐसा कि कैसे लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बेटा बोलो, और नहीं आ रही है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर तरीके से चलिएगा, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो, बाकी सब लोग इस चीज़ को नोट करिए, और नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आपको बाद में ध्यान नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अच्छा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस तो देखा होगा आप लोगों ने, कभी आपने देखा होगा कि आप टंकी से नहाते हो तो पानी खोलने से पहले या तो कभी कभी टंकी आपकी लीकेज करती है, बहुत छोटी छोटी बूंद बूंद करके गिरना पानी। तो इसका मतलब जो बूंद बूंद करके गिर रहा है वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। या फिर आपके टैंक के ऊपर एक वाल्व लगा होगा, वाल्व में क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। वो क्या है, जो वाल्व लगा था टैंक के ऊपर, वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और मैंने इसको इंसुलेट कर रखा है, और ये जो वाल्व है वो पार्शली ओपन है। ये क्या है, पार्शली ओपन है। ठीक है, बहुत हल्का सा। ठीक है, इधर हाई प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर। ठीक है, थ्रॉटलिंग को कई नाम से जानते थे, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस या हाईली इरिवर्सिबल। क्यों भाई, इधर हाई से लो की तरफ जाएंगे तो लॉसेस तो होंगे, ऐसा तो है नहीं लॉसेस नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत हल्का सा माइन्यूट सा वाल्व ओपन है, तो पानी आपका हल्का बूंद बूंद करके निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे पार्शली वाल्व ओपन। ठीक है, इसको हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब यहाँ पर जो लॉस हो रहा है हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, तो लॉस मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए बात करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा M1 H1 प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस Z1G इक्वल्स टू डेल्टा M2 H2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस Z2G प्लस DW। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने बोला कोई रोटरी, भाई एक सिंपल जैसे घर का पे पाइप लगा हुआ है तो सिंपल पाइप ही तो लगा हुआ है, कुछ और थोड़ी ना है। तो ये क्या हो गया है, तो जीरो हो गया, वर्डन जीरो। सेम हाइट पर है, ये सब जीरो हो गया। हमने बोल दिया कि मास कैसा है, कांस्टेंट है, इंसुलेट कर रखा है, तो ये भी जीरो। ठीक है, कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। क्या बचा है, H1 इक्वल्स टू H2, यानी कि एंथैल्पी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी बराबर होती है दोनों साइड। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये होता है एंथैल्पी जो H1 है, Cp T1 बराबर Cp T2। Cp से Cp काट दो तो T1 बराबर T2, जबकि बेटा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने बोला थ्रॉटलिंग प्रोसेस में थ्रॉटलिंग डिवाइस जितने भी होते हैं टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एंथैल्पी भी मेरी कांस्टेंट होगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये दो एसएससी ने पूछा, इसको क्या एंथैल्पी की वजह से आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोला गया, एंथैल्पी की ही वजह से इसको क्या बोला गया है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोला गया है। हाईली इरेवर्सिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी लिख सकते हो तो हाईली लॉसेस।
ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा लॉसेस हैं इस, क्योंकि भाई आप हाई से लो की तरफ जा रहे हो तो ये जबरदस्ती जा रहे हो, बहुत पार्शली वाल ओपन है, आप आसानी से नहीं जा रहे हो, जबरदस्ती घुसेड़े जा रहे हो। तो जबरदस्ती जा रहे हो इसका मतलब क्या रहा है, आप में हाई फ्रैक्शन लगेगा, हाई टेम्परेचर जनरेट होगा। तो अब क्या होगा, ये जब हाई टेम्परेचर जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि ये बात T1 इजिकल टू T2 फुलफिल नहीं होगी, यहां टेम्परेचर कुछ और होगा, यहां टेम्परेचर कुछ और होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे चलते हैं, प्री एक्सपेंशन प्रोसेस या नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस या अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस या सडनली एक्सपेंशन, ठीक है, ये इसी के नाम है फ्री एक्सपेंशन। अब हमने बात की फ्री एक्सपेंशन क्या का मतलब क्या है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल तौर पर लिखा नहीं रहा हूं, सिंपल एक एग्जाम्पल तौर पर समझ लीजिए, मेरे पास दो गैस हैं, एक ए है एक बी है, इधर क्या भरा हुआ है, इधर गैस भरी हुई है ए साइड में, इधर क्या है, ये वैक्यूम है, ठीक है, और मैंने इसको इंसुलेट कर रखा है सब तरफ से ताकि हीट अंदर की अंदर बाहर की बाहर रहे, ठीक है, ये क्या है, इंसुलेट है, इंसुलेशन कर रखा है। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या किया, जो बीच में पार्टीशन लगा हुआ है इसको रिमूव कर दिया, हमने क्या किया, पार्टीशन को रिमूव कर दिया इसको हमने अगले डायग्राम में रिमूव कर दिया, गैस मेरी फिर से आके ये एक पूरा ए और बी प्लस मिक्स हो गई, ठीक है। दोबारा अगेन वक्त जब मैं अगेन वैक्यूम क्रिएट करूंगा, इस कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं इस कॉल्ड प्री एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, प्री एक्सपेंशन प्रोसेस बोलेंगे। मैंने फिर से उस पार्ट को रिमूव किया और जैसा था वैसा ही लगा के रख दिया, इधर ए इधर बी, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर गैस रह गई, यहां पर फिर से वैक्यूम क्रिएट हो गया, अगेंस्ट वैक्यूम क्रिएट इज कॉल्ड प्री एक्सपेंशन प्रोसेस। चलिए ठीक है, हमने अगेंस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया, चलिए बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू बाय द फर्स्ट लॉ, सब जानते हैं फर्स्ट लॉ है। क्या इसमें कोई वर्कडन हुआ, भाई हमने पार्शियल रिमूव किया, कोई वर्कडन नहीं हुआ, वर्डन जीरो। हमने क्या है, इंसुलेट कर रखा है तो इंसुलेशन भी जीरो, इसका मतलब ये हुआ U2 माइनस U1 बराबर जीरो, यानी कि U2 बराबर U1। एंथैल्पी क्या होती है, सॉरी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है किसी, जब हम चैम्बर को इंसुलेट करते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हो U फाइनल बराबर U इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हो, या U2 माइनस U1, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। इतनी बात क्लियर हुई। अब जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसका मतलब अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, चलो, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कहेंगे टाइम पास हो गया। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी डेल्टा पी। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और वर्डन तक क्या, इसको लिख लो W फ्लो प्रोसेस। ये प्रीवियस लेक्चर जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं, यहां पर ये वैल्यू क्या थी, कोई वर्डन कुछ हो ही नहीं रहा है, जीरो, इंसुलेट है तो जीरो, इसका मतलब H2 माइनस H1 बराबर जीरो, यानी कि H2 इज इक्वल टू H1 क्या होती है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतनी बात क्लियर नोट करिए यहां तक बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, और ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि टेम्परेचर क्या है, T इनिशियल बराबर T फाइनल टेम्परेचर है, यहां पर भी T इनिशियल T फाइनल या T फाइनल बराबर T इनिशियल, टेम्परेचर दोनों तरफ बराबर, मतलब यहां पर कोई लॉस ही नहीं हुआ, ठीक है।
ये समझ सकते हैं जब बोलते हैं सडन एक्सपेंशन, जैसे बिजली गिरना, जो जब बस बिजली गिरती है, बदले बोलते हैं ना बिजली गिर गई कहीं पे, तो इसका मतलब है कि कहीं पर जो एनर्जी थी वो सडन एक्सपेंशन हो गई इन्वायरमेंट में। तो जिस जैसे मान लिया अगर गुब्बारा फोड़ते तो गुब्बारा की आवाज आती, तो आवाज किसकी आ रही है कि जब आपने गुब्बारे में छेद किया तो वो कम एरिया से निकल के एकदम बड़े इन्वायरमेंट में गया, तो वो क्या हुआ, सडन एक्सपेंशन हुआ। और जब सडन एक्सपेंशन हुआ तो पट से आवाज आएगी, ठीक है। ऐसी बिजली की आवाज आती है, जो बोलते हैं ना बादल की बिजली गिर रही है, तो जब वो गिर रही है तो इसका मतलब उस इन्वायरमेंट में आती है तो वो सडन एक्सपेंशन होती है। अब जब भी उसको टाइम तो मिला नहीं, ठीक है, हल्के से एक्सपेंशन होने का, वो सडनली एक्सपेंशन हुई। अब जब सडनली एक्सपेंशन हुई तो उसको बोलते हैं सडन एक्सपेंशन या फ्री एक्सपेंशन या अनरिस्ट्रिक्टेड, उसको रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। अगर आपने बलून में कोई लगा दी तो वो फटेगा ही फटेगा, ठीक है। आप उसको रोक नहीं सकते, अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस, आप उसको रोक नहीं सकते, तो वो तो होना ही होना है, ठीक है। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, ये सारी चीजें यहां तक कंप्लीट हो गई हैं। ये जो थ्योरी है लगभग हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन से। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर एंट्रोपी, फिर एबिलिटी, ठीक है। यहां तक 2 टॉपिक एसएससी के हैं, लेकिन इसके आगे जो टॉपिक होंगे वो गेट के टॉपिक रहेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी बच्चे हमको सुन रहे हैं वो अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ शेयर करिए, ताकि, और हमें अपनी सजेशन देना ना भूला करें बेटा, सजेशन जरूर दिया करें, ठीक है, कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है या हमको कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।